नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। झारखंड में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज गई है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुक्रवार से शुरू हो रही है, लेकिन अब तक रणबांकुरों का ही पता नहीं है। ना एनडीए और ना ही इंडिया ब्लॉक ने अब तक सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान किया है और ना ही उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। देखिए रिपोर्ट। फर्स्ट फेज के लिए नॉमिनेशन, उम्मीदवारों के नाम पर सस्पेंस बरकरार। झारखंड में पहले चरण के चुनाव के लिए शुक्रवार से नामांकन दाखिल किए जाएंगे। पहले चरण में झारखंड की 43 सीटों पर वोटिंग होगी। नॉमिनेशन को लेकर निर्वाचन आयोग तैयार है, लेकिन दूसरी ओर अब तक ना तो एनडीए और ना ही इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान हुआ। यही नहीं, अब तक उम्मीदवारों के नाम पर भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि बीजेपी ने दावा किया है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल है और जल्द बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी होगी। नॉमिनेशन शुरू होगा तो नॉमिनेशन आखिरी दिन तक तो हम सब कर ही लेंगे, इसमें चिंता करने की क्या बात है। अरे उनको दर्द क्यों है, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। दर्द तो हम लोगों को होना चाहिए, तो दर्द उनको हो रहा है, ये तो बड़ी अजीब बात है। वो प्रत्याशियों का भी घोषणा हो जाएगा, सीट शेयरिंग और बाकी चीजें भी ऑफिशियली घोषणा हो जाएगी। इंडिया ब्लॉक में भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सस्पेंस बरकरार है। शुक्रवार को सीएम आवास में इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक होने वाली है, जिसमें सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर मुहर लगने की संभावना है। वहीं गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि 19 अक्टूबर के बाद कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसके बाद उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की जाएगी। हाँ, औपचारिक तौर पर सभी तस्वीरें साफ है। जो औपचारिक चीजें हैं वो आपको अगले 24 घंटे से 36 घंटे के बीच में आ जाएगा। सीट शेयर में कोई बहुत ज़्यादा सनसनी नहीं है। ऑलरेडी हम अलायंस में हैं। 2019 हम लोगों ने अलायंस में लड़ा है, तो हल्का सा कुछ हेर फेर सीट वीट का हो सकता है। वो आपस में एमिकेबली दोनों पार्टीज, बल्कि तीसरी फेरी चौथे फेरी का आपस में बैठ के ऑलमोस्ट कर देंगे। एनडीए में सीट शेयरिंग करीब करीब फाइनल है। बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान से मुलाकात भी की है। दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक में सीट बंटवारे पर मंथन जारी है। ऐसे में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के औपचारिक ऐलान पर सबकी नजरें टिकी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि, राकेश और विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो शुक्रवार यानी कि 18 अक्टूबर से पहले चरण के मतदान की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अलग अलग गठबंधन में अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है, खाका तैयार कर लिया गया है, लेकिन उम्मीदवारों को लेकर अब भी संशय बरकरार है। अब सवाल यह है कि जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, ऐसे में रणबांकुरे कहां हैं? उम्मीदवार कौन कौन से किस पार्टी से उतरेंगे और देरी क्यों हो रही है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ है। अपने पैनल से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर संजय सिंह जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। संजय जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। प्रवास खान जी हमारे साथ आजसू से जुड़े हुए हैं। प्रवास जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। एक सवाल पर जवाब लेना चाहेंगे प्रतुल जी। आज आपके विरोधी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी आप पर तंज कसा है। आप लोगों के द्वारा कहा गया था कि जब आचार संहिता लगेगा 48 घंटे के भीतर हम अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। अब चूंकि शुक्रवार से पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, लेकिन अब भी देरी हो रही है। उम्मीदवारों को लेकर क्या अब भी संशय पार्टी में बरकरार है? देखिए, कोई संशय बरकरार नहीं है। हम तो लास्ट मोमेंट तक, आज भी चिराग पासवान साहब के साथ हमारे चुनाव सह प्रभारी की मीटिंग हुई थी। हम अंतिम तक कोशिश कर रहे हैं कि लोजपा भी हमारे जो गठबंधन है उसमें आ जाए, और आजसू और जदयू के साथ तो हमारे सीटों का खाका तैयार हो चुका है। और जो मैं आपको एक बात बताऊं आपके चैनल में पहली बार, कि अब उम्मीदवारों को भी बताना शुरू कर दिया गया है कि साहब आप अपने नॉमिनेशन की तैयारी कीजिए, खास करके पहले चरण के नॉमिनेशंस की। सीटों की घोषणा कभी भी हो जाएगी। हमारा गठबंधन बिल्कुल इंटैक्ट है, और मुझे लगता है या तो आज देर रात को या कल सुबह पहले हाफ में या सेकेंड हाफ में, कल जो औपचारिक घोषणाएं हैं सीटों की,
गठबंधन की, वो सारी जितनी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी कर ली जाएंगी, क्योंकि हमारा बड़ा लक्ष्य है आयुष, सीट जो शेयरिंग है ना वो सेकेंडरी हो जाता है। हमारे जितने घटक दल हैं सबका मानना है कि ये जो झारखंड के इतिहास की सबसे करप्ट गवर्नमेंट है, जहाँ सबसे ज़्यादा मिस गवर्नेंस था, जहाँ सबसे ज़्यादा क्राइम की संख्या हुई थी, 2.5 लाख कॉग्निजेबल ऑफेंस 5 वर्षों में, ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिससे झारखंड शर्मसार हुआ था। 7200 रेप केसेस, 7000 से ज़्यादा के मर्डर केसेस, ये सब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं, और 1/3 रेप केसेस तो SC ST बेटियों के साथ हुआ था। तो ये झारखंड शर्मसार हुआ था, और हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सीटों को अड़चन हम बीच में नहीं आने देंगे। अगर किसी को थोड़ा पीछे हटना पड़े, हमें हटना पड़े, हम सहर्ष हटेंगे, क्योंकि बड़ा लक्ष्य है इस सरकार को हटाना, क्योंकि इस सरकार से जनता उब गई है। और अगर हम अब सरकार को अगर हटाने में अगर सीटों का कोई पेच फंसता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसीलिए जनता के उम्मीदों के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। और आयुष, एकदम आप यकीन मानिए, जितने उम्मीदवार हैं सबकी सूची तैयार हो गई है। मैंने कहा ना कि किसी भी क्षण ये औपचारिक घोषणा हो सकती है कि सीटों का ऐलान हो जाए। और जो ये आज हमसे पूछ रहे हैं, 48 घंटे का समय बीत गया, साहब आपसे भी तो जनता पूछ रही है जी। 20 उत्पाद सिपाहियों की मौत हो गई थी, उत्पाद अभ्यर्थियों की, आपने सिर्फ 15 का आंकड़ा बताया, और आंसू पोंछने के लिए कौन गया? आपके ना तो कोई मंत्री गए, आपके ना कोई अधिकारी गए। आपने कुछ लोगों को जरूर कुछ मुआवजे की राशि पकड़ा दी, लेकिन क्या 2 लाख 4 लाख का मुआवजा काफी है ऐसे लोगों के घर में जिनका जवान बेटा, जवान चिराग बुझ गया हो? भाई आपने तो 5000 7000 बेरोजगारी भत्ते की बात की थी। शायद ये उबाऊ भी लगे कि मैं बार बार क्यों एक ही बात करता हूं, पर ये इनके वायदे थे, निश्चय पत्र का इनका वादा था। 51,000 रुपया कन्यादान की राशि, सोने का सिक्का बिटियाओं को देंगे विदाई के समय, 2000 का चूल्हा खर्च से 6000 रुपया प्रत्येक गरीब को इनका जो देने का वादा था प्रति माह, वो क्या हो गया? आपने मैया सम्मान योजना की शुरुआत किया। आज मैया सम्मान योजना पे बड़े चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। देखिए आयुष, शुरू से ये जो योजना है, पहले तो मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को मैया के लिए जो झारखंड की बहु बेटियां हैं उनके सम्मान के लिए कोई राशि अगर कोई देता है तो इस पर आपत्ति नहीं है, फर्क नियत का होता है। अगर आप अंतिम 2 महीने में दे रहे हैं तो प्रश्न तो आपसे उठेगा ही। और हम पहले कैबिनेट से 60 महीने तक लगातार 2100 रुपये गोगो दीदी योजना से देंगे। मैया सम्मान योजना में जिस समय फॉर्म भरा जा रहा था उस समय आयुष कहा गया, आपने दिखाया अपने चैनल में रियलिटी चेक कि 100-200 रुपये में फॉर्म बिके, 500-700 रुपये में फॉर्म भरवाए गए, वेरिफिकेशन के नाम पर कुछ लोगों से 500-700 रुपया और भेंट कर लिया गया। और आज एक बड़ी सनसनीखेज खबरें निकली अखबार से कि जो मैया सम्मान योजना की राशि है वो महिलाओं को फोन किया जा रहा है, अधिकांश ग्रामीण परिवेश है, उनसे OTP मंगवाया जा रहा है और उनका पैसे के साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है। आखिर ये डेटा गया कैसे? ये डेटा तो सरकार के पास था, क्योंकि सरकार ने इकट्ठा कराया था, पूरा सरकारी महकमा लगकर था। फिर ये साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों को कैसे स्पेसिफिक महिलाओं का पता था? मुझे लगता है त्रहिमाम की स्थिति थी। झारखंड के सभी जिलों में आज साइबर फ्रॉड के केसेस दर्ज हुए हैं कि पिछले 2-3 दिनों में जिस तरीके से साइबर फ्रॉड का कॉल आया, तो क्या सरकार पैसा दे रही है और दूसरी तरफ साइबर फ्रॉड करने वालों के पास ये डेटा उपलब्ध कैसे हो रहा है? ये नंबर तो निजी नंबर होते हैं साहब, आधार से लिंक नंबर होते हैं। आज ये फ्रॉड करें, उनके जरूरी नहीं कि 1000 रुपया जो सरकार ने दिया हो सिर्फ वही अकाउंट में उनका हो, उनके अकाउंट में और भी राशि हो सकती है। तो ये जो साइबर फ्रॉड करने आज चीज आया ना, तो मैया सम्मान योजना तो इनकी कटघरे में। हमें कोई आपत्ति नहीं, आप महिलाओं को हक देने के लिए दें। 2500 रुपया दिया तो आपने दिसंबर से क्यों दिया? मानिए मुख्यमंत्री जी, आप अगर चाहते तो आप बैक डेट से, जो आपने लास्ट कैबिनेट किया था चुनाव नोटिफिकेशन के पहले, तो आप बैक कैबिनेट से कहते कि साहब जो हमारा पहला इंस्टॉलमेंट था उसी को 2500 रुपए हम कर देंगे, कोई आचार संहिता के दायरे में भी नहीं आता। लेकिन ये तो सिर्फ वोट का था ना, ये तो वोट का भत्ता था। तो पूरे तरीके से हमारा गठबंधन का खाका तैयार, उम्मीदवारों की सूची तैयार है। देखिए, एक बार उम्मीदवारी करने का हक सबको होता है, लेकिन एक बार जैसी उम्मीदवार की घोषणा हो जाती है ना, तो राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक होकर चुनाव जिताने में लगते हैं। जी तो बिल्कुल, आपने कई गंभीर सवाल उठाए, हम इन पर जवाब लेंगे। पहले ये पूछ लेते हैं सत्ता पक्ष से कि आखिरकार उम्मीदवारों के नाम के ऐलान में या फिर सीट शेयरिंग का जो पूरा डेटा है, क्या फॉर्मूला तय किया गया है, वो बताने में देरी क्यों हो रही है? डॉक्टर संजय सिंह हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। आज झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब रांची लौटे। उन्होंने एयरपोर्ट पर ही पत्रकारों को कह दिया, पहले हम बिजी हैं राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर, 19 तारीख को जब कार्यक्रम समाप्त होगा फिर से इसी की बैठक होगी और फिर जाकर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा। कल से प्रत्याशियों के नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा और अभी भी पार्टी कार्यक्रम में लगी हुई है, अभी भी पार्टी सीसी से बैठक नहीं की है। देरी क्यों हो रही है संजय जी? कल रांची में आपको ये जानकारी होगा जी, कल रांची में इंडिया ब्लॉक की बैठक। बिल्कुल जी,
तो इंडिया ब्लॉक की जो बैठक है वो बैठक बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक इस चुनाव को एकजुटता के साथ लड़ेगी और जो सीटों के बंटवारे को लेकर जो चर्चाएं होती रहती हैं वो दोनों तरह से चलता है। एक तो निरंतर होता है जी, और एक होता है जब औपचारिक रूप से जब बैठक होता है और बंद कमरे में जब विमर्श होता है तब ये चर्चा होता है। मोटे तौर पे ये मानकर चलिए कि फॉर्मूला और जिन जिन पार्टियों को गठबंधन में रहना, इंडिया गठबंधन में, वो तय है। माले, आरजेडी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये 4 प्रमुख दल इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं और इन्हीं को चुनाव लड़ना है। और आपस में इनका जो तालमेल है वो लोकसभा के समय से बना हुआ है। एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहेंगे हम कि 2014 से 2019 तक का जो बीजेपी की सरकार थी, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे उसमें, तो एक ऐतिहासिक चूक बीजेपी से हो गई जी, और उस चूक का बोध अब इनको हो रहा है। वो चूक ये हुआ कि इनको आधी आबादी दिखी नहीं। अगर आधी आबादी दिखती तो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री के पहल पर जो मैया सम्मान योजना को इतना सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है उस पर इतना ये रोते नहीं, परेशान नहीं होते और इतनी तरह के आरोप नहीं लगाते। क्योंकि ये बात मानना पड़ेगा कि इतिहास हमेशा सबको मौका देता है। आप चूके, हम नहीं चूके, हमने शुरुआत कर दी। और इस शुरुआत जो इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप जानते हैं सरकारें बदलती हैं लेकिन राज्य जो होता है वो सतत होता है, वो एक संवैधानिक संस्था होता है। और मुझे विश्वास है कि कमोबेश इसी स्वरूप में ये जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है महिलाओं को सबल करने का चलते रहेगा। हो सकता है राशि 2500 से बढ़े, लेकिन ये राशि घटेगा नहीं अब जी। और ये जो संख्या है 59 लाख हम लोग के पास जो पंजीकृत संख्या है, ये संख्या भी बढ़ते रहेगा। तब तक बढ़ेगा जब तक कि बीपीएल श्रेणी की जितनी महिलाएं हैं उनको हम लोग आच्छादित नहीं कर लें। चलिए, तो इंडिया ब्लॉक के लिए कल का दिन और उसके आने वाले दिन जो मतलब कल और परसों का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, जहां एक तरफ आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, मौजूदा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव झारखंड आ रहे हैं, रांची आएंगे, मुलाकात होगी, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी और उम्मीद जताई जा रही है कि सीएम हेमंत सोरेन से भी मुलाकात हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ 19 अक्टूबर को राहुल गांधी भी रांची आ रहे हैं। तो ये 2 दिन इंडिया ब्लॉक के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ फिलहाल पैनल में झारखंड मुक्ति मोर्चा से बटर सिंह देव जी जुड़ चुके हैं। बटर जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में, आप बने रहिए। हम फिलहाल आजसू पार्टी का रुख कर लेते हैं। प्रभात जी, देखिए, अब पूरी तरह से आजसू पार्टी शांत नजर आ रही है। हो सकता है ये संतुष्टि वाली शांति हो, या फिर ये भी हो सकता है कि थोड़ी नाराजगी हो। ये संतुष्टि वाली शांति है, ये तूफान के आने से पहले की शांति है। चलिए, ये तो आपने तैयारी राजनीतिक जवाब है, ये तैयारी है, ये तैयारी है कि इस भ्रष्टाचारी सरकार को कैसे उखाड़ के फेंकने का, उसकी शांति है। देखिए आयुष, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, जिसमें 16 लुइस जो थे, उनकी जो महारानी थी, वो कहीं जा रही थी और रास्ते में देखे कि कुछ लोग भूख से रोटी कर रहे थे। तो उन्होंने बड़ा बोला था कि ये रोटी क्यों कर रहे हैं, तो बोले कि ये रोटी मांग रहे हैं। तो बोले नहीं, इनको ये केक क्यों नहीं खा सकते। उसी तरह यहाँ है, युवा नौकरी कर रहे थे और यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो बोले थे अंडा बेचो, मुर्गी पालन करो, सुअर पालन करो। ये जो स्थिति है ना, ये जो वंशवाद और तानाशाही वाली स्थिति है, ये फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसी तरह का ये क्रांति का बिगुल बज गया है। और ये देखिएगा कि हम जो 25वें स्थापना दिवस झारखंड का जब मनाएंगे, जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे, उसके बाद देखिएगा 23 नवंबर को झारखंड नव निर्माण का जो सपना है वो युवाओं के साथ मिलकर सशक्त एनडीए की सरकार उसे पूरी करेगी। जो भी ये सरकार जो भ्रम फैला के आई थी, भ्रम फैलाने का इनके पास लंबा फेहरिस्त है। अगर लिस्ट में गिनाने बैठूं तो हमको नहीं लगता है कि और भी पैनलिस्ट को बोलने का मौका मिलेगा। लेकिन ये झारखंड की जन को पता है कि इनकी लिस्ट में जितने भी थे सिर्फ और सिर्फ वादा खिलाफी ये किए हैं।
आप देखिएगा, अभी संजय साहब बता रहे थे कि आधी आबादी के लेके, तो आधी आबादी के लेके आप बात कर रहे थे, लेकिन 57%, जब मैं बार बार बोलता हूँ 57% महिला पंचायत में चुनाव जीत करके आई थी, लेकिन राज्य में महिला आयोग नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? ये अगर स्थिति कर देते, इनको अगर आधी आबादी को सशक्तिकरण करना था तो ये चीज बताते, लेकिन इनको कब याद आया? ये चुनाव में भ्रम फैला के तो आ गए, लेकिन 57 महीना आयुष ये निद्रा में थे। इनको 3 महीना पहले ये जागे, सत्ता के लिए भत्ता योजना लेके आया। मैं बोला ना कि ये जो क्रांति का जो उदय हुआ है ना, ये क्रांति दूर तक जाएगी। इसकी जो ज्वाला है, इसमें ये जल के खाक हो जाएगी। ये सरकार की जो तानाशाही रवैया रही, जो वादा, इनके जो वादा खिलाफी है किए, ये सब चीज़ को लेके, इसलिए एक शांति का, ये आप जो बोले ना कि ये शांति है, इसलिए मैं बोला है ये शांति इसलिए है कि आने वाला तूफान है। युवा पूरी तरह से एकदम तैयार बैठे हुए हैं कि कब हम मतदान केंद्र में जाएं और ईवीएम का बटन दबा के इस सरकार को निष्पादित कर दें। उससे पहले उम्मीदवारों की सूची जारी करनी है। बहरहाल हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का रुख करते, बटर सिंह देओल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बटर जी, आज एक तंज भरा पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऑफिशियल हैंडल से डाला गया और भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा गया है। ये कहा गया कि आचार संहिता लगने के बाद आपने कहा था कि 48 घंटे के भीतर कम से कम आधे प्रत्याशियों की सूची जारी कर देंगे। फिर पोस्ट में लिखा गया आधे नहीं तो 1/4 ही सही। सवाल यह है कि अभी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी सूची जारी नहीं कर रही है, अभी तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय नहीं हुआ है। अपनी पार्टी में आपको उम्मीदवारों को लेकर संशय बरकरार है, भारतीय जनता पार्टी पर क्यों सवाल कर रहे हैं? पक्ष की बात कर रहे थे, खैर ये उनकी पार्टी का विषय है। तंज कसा गया लोगों को बताने के लिए, और जैसे ठीक प्रभात जी ने कहा कि तूफान से आने वाले पहले शांति है, तूफान से पहले तो जो तूफान इनके यहाँ मचने वाला है, एक बार सीट डिक्लेयर, अभी तो आज मैं कहीं पढ़ रहा था, शायद संथाल परगना में चाकू आकू भी चल गया कैंडिडेट्स के नाम पे लेकर बीजेपी में आपस। ऐसी कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है, कोई खबर अभी तक नहीं। मैंने सवाल किया आपकी पार्टी को लेकर, अपनी पार्टी को लेकर जवाब दें। सवाल किया आपकी पार्टी को। अरे प्रतुल जी मैं पूछ रहा हूँ, ग्रुप देना। प्रतुल जी मैं पूछ रहा हूँ, अभी देखिए हम आपके पार्टी के बारे में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सवाल कर रहे थे, आप उस पर जवाब कहाँ पढ़ रहे थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के टाइम्स में? प्रतुल जी आ रहे हैं, जवाब लेंगे। प्रतुल जी आ रहे हैं, जवाब लेंगे। या तो आप उन्हीं को मॉडरेटर बना दीजिए, प्रतुल जी को, वही डिबेट। नहीं आप जवाब रखें, फिर वही बात, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं बटर जी, जवाब नहीं दे रहे हैं बटर जी। आयुष जी, मैंने कहा कि हमारी पार्टी ने कब कहा था कि हम 24 घंटे के अंदर डिक्लेयर कर देंगे कैंडिडेट्स? अब ये बता दीजिए, एक दिखा दीजिए किसी का कि इलेक्शन अनाउंस होने दीजिए, हम 24 घंटे के अंदर कर देंगे। हम तो जनता को बता रहे हैं कि जो बड़े बड़े दावे करने वाली पार्टी है हमारे, तो हमने तो पहले भी कहा कि बातें हो रही हैं, आपको ऑपरच्यून टाइम है, आपको बता दिया जाएगा लिस्ट में कौन कहां से खड़ा हो रहा है। जी जी, तो ये तो सारी पार्टी के साथ लागू होता है। नहीं किया था, आप ही बोलते थे ना कि पितृपक्ष के बाद, इलेक्शन अनाउंस होने के बाद 24 घंटे नहीं लगेंगे। ये बातें मैंने कही थी कि किसी और ने कही थी? ये प्लीज आप बता। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो कहा गया था कि 48 घंटे के भीतर जारी हो जाएगी सूची। तो जब एक छोटी सी चीज को वो पूरा नहीं कर सकते तो राज्य जीत के राज क्या चलाएंगे और क्या अपने प्रोमिसेस पे? चलिए इस पर जवाब आगे आपकी ओर से कि इंतजार करना होगा, और कार्यकर्ता भी इंतजार कर रहे हैं, धड़कनें सबकी बढ़ी हुई है। प्रतुल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? प्रोमिसेस पूरी करने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है, ये इतना बड़ा ये जोक ऑफ द इवनिंग है, हास्यास्पद है। कौन सा प्रॉमिस इन्होंने पूरा किया? मैं तो बार बार कहता हूं, अबू आवास जो इनकी फ्लैगशिप योजना है, एक अबू आवास बता दे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता या नेता जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, जो कि कहीं भी गृह प्रवेश होकर चालू हो गया साहब, वो भी तो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। आप बालूमाथ, मैं लातेहार का आने वाला हूं, बालूमाथ प्रखंड में 2 करोड़ रुपए का बड़ा भ्रष्टाचार पकड़ाया, उसकी एसीबी जांच की अनुशंसा की गई है। तो ये अबू आवास जो कहते थे, किसको मिल गया अबू आवास? किसने गृह प्रवेश किया? ये कहते थे 2000 रुपए चूल्हा खर्च देंगे। एक महिला का नाम बता दे जिसको 2000 रुपए चूल्हा खर्च दिया। 57 महीने ये सरकार सोई रही, और 57वें महीने के बाद जब इनको लगता है, सर्वे रिपोर्ट से पता चल गया कि मुख्यमंत्री जी का सुपड़ा साफ होने वाला है, इनकी पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है,
तो ये उसके बाद जागे और हजार हजार रुपए की कही। और इन्होंने कहा कि महिलाओं को सम्मान हम लोगों ने दिया, इनोवेटिव आइडिया। साहब लक्ष्मी लाडली लक्ष्मी योजना क्या थी मध्य प्रदेश की, उसने एक प्रेसिडेंट सेट किया था। उसके बाद राजस्थान में, असम में, छत्तीसगढ़ में इसी मॉडल को फॉलो किया गया था। मुख्यमंत्री जी ने उसका एक भद्दा कॉपी करने की कोशिश की। भद्दा कॉपी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर देना था तो शुरुआत के दिन से देते। और महिला सशक्तिकरण की बात में कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने क्या किया साहब, हमने 1 रुपए में रजिस्ट्री करने का प्रावधान रखा था महिलाओं के लिए, प्रॉपर्टीज और लैंड को। इन्होंने आते के साथ बंद कर दिया। महिलाओं को स्वामित्व हक मिलता था। और जो कहते हैं कि गांव में कौन ऐसा करता है, साहब गांव में भी जमीन की कीमतें जो हैं वो शहर से बहुत कम होती हैं। वहां भी लोग पैसा हर एक बार खेती करके बचा के रखते हैं ताकि वो अपना खेत को बढ़ा सके। वहां भी खरीद बिक्री होती है। हर एक बार आप गांव को इस नीचे नजरिए से ना देखें। महिलाओं को स्वामित्व का हक मिलता था, सोशल स्ट्रेटा में उनका जो है कद बढ़ता था, उसको ही सरकार ने रोक दिया। और किसान विरोधी सरकार है साहब। हमारी सरकार ने छोटे किसानों को, गरीब किसानों को, जिनके पास 5 एकड़ की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, 5 एकड़ की जमीन, आयुष 5,000 रुपए प्रति एकड़, 25,000 रुपए की अनुदान राशि देने का काम किया था। हर एक वर्ष देते थे हम लोग, ताकि वो खेती के लिए अपना खेती स्वयं से कर सके, महाजनों के चंगुल में नहीं पड़ सके। इस सरकार ने आकर बंद कर दिया। प्रोमिसेस की बात करते हैं, कौन सा प्रोमिस इन्होंने पूरा कर दिया? इन्होंने तो कहा था हर एक ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज हो गया क्या? इन्होंने कहा था कि हर एक जिले के हर एक प्रखंड में महिला थाना बनेगा, बना दिया क्या? इन्होंने कहा था कि बेटियों को सशक्त किया जाएगा और बलात्कारियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा दिलाई जाएगी। 7200 रेप केसेस हुए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा को उठाकर देख लें, कितने कम केसेस में स्पीडी ट्रायल के जरिए सजा हुई है। और आयुष सबसे गंभीर बात, कई केसेस में 2-2, 3-3 वर्षों में चार्जशीट नहीं हुई है, जबकि जो बीएनएस है वो कहता है कि 3 महीने के भीतर रेप केसेस में चार्जशीट होनी चाहिए। तो ये तो वादे तोड़ने में झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस गठबंधन सरकार का कोई सानी नहीं है साहब। और जब हमने गोगो दीदी योजना लाई और बिना किसी सरकारी सहायता के हमारे कार्यकर्ताओं ने 50 लाख से ज्यादा 2500 रुपए का, 2100 रुपए का फॉर्म भरवा लिया, तब इनकी नींद टूटी और कहा साहब हम 2500 देंगे। अरे आप बैक डेट से, मैं फिर से कह रहा हूं, आप एक बार अगर कोई ऑनगोइंग योजना है तो उसको आप अगर राशि को बढ़ाते हैं तो ये कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं होता। क्यों मुख्यमंत्री जी? खाली ये चुनावी भत्ता था 1000 रुपए, कुछ अनाउंसमेंट तो 8000 रुपए का था, 2000 रुपए चूल्हा खर्चा और 6000 रुपए गरीबों को, और उसको आपने 1000 रुपए में काट दिया। और दिसंबर में जब ना कहते ना वो, मैं बार बार उस कहावत को याद दिलाता हूं, ना राधा को 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेंगी, ना ये सरकार में आएंगे ना देंगे। लेकिन हम लोग पहले कैबिनेट हम लोगों ने अनाउंस किया है कि 2100 रुपए का भत्ता जो है गोगो दीदी योजना के हिसाब से हम जरूर एक एक महिला को देंगे। और सबसे बड़ी बात, महिलाओं का सशक्तिकरण करने की, उनके किचन का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने 500 रुपए में सिलेंडर, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इनकम ग्रुप जो भी उनका हो, उसको छोड़ते हुए 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का निर्णय लिया। चलिए, ये सरकार ने क्या किया? तो वादा खिलाफी, बिल्कुल आप वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। सिनोनिमस है। कांग्रेस का रुख कर लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। प्रतुल शाहदेव जी ने जब अबू आवास को लेकर सवाल उठाया, आप कुछ कहना चाह रहे थे संजय जी? मेरा जो विमर्श है वो राजनीतिक है। बिल्कुल। आंकड़ों और आरोप पत्र वाला जो व्याख्या होता है वो राजनीति में सब कोई सुनता है जी। ये स्वाभाविक है। चुनाव है तो स्वाभाविक है कि ये आरोप पत्र सार्वजनिक तौर पे बीजेपी, आरसू और एनडीए को लगाना है और उनको हर मंच पे, हर चौक चौराहे पर चीख के यही कहना है कि ये सरकार पूर्ण रूपेण विफल रही। हम थोड़ा इसको राजनीतिक विमर्श के रूप में आपके समक्ष रखना चाहते हैं। बिल्कुल। 2014 में बीजेपी के पास कितनी सीटें थी बताइए? अब बातें पूरी करें आप जी। बीजेपी के पास बताइए कितनी सीटें थी? पूरी तरह से अभी याद नहीं है। आप 37 सीटें प्लस 6 हमारे साथ। नहीं, हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। बीजेपी के पास जो सीटें थी 36 सीटें थी। 37 और 6 हमारे साथ आए थे। बीजेपी की बात कर रहे हैं। 43 तो वो बीजेपी में शामिल हो गए ना संजय जी। हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। उनका विलय हो गया। क्षमा करें, हम बीजेपी जब जीता था, जब निर्वाचित पदाधिकारी जब देते हैं सर्टिफिकेट, वहां तक हम पहुंच रहे हैं और 19 में वो संख्या घटकर आ गया 21 पर। 21 कैसी बातें करते हैं आप? 25 पे थे, 25 पे आया, 25 पर आया। थोड़ा फैक्ट नहीं, फैक्ट्स पे ही चल रहे हैं। 21 क्यों बोल दिया हम फैक्ट्स पे ही चल रहे हैं। सुन लेते हैं। फैक्ट्स पे ही चल रहे हैं।
फैक्ट्स में चल 25 और 21 नहीं नहीं, थोड़ा सा नहीं, ये थोड़ा स्लिप हमेशा होता है संजय जी, और खास चलिए। करके जब हमारी बारी होती है चलिए जवाब तो ले ये लेते पता हैं। नहीं आंकड़ा प्रतुल क्या जी, घट जवाब जाए। सुन लेते जी, हैं। बोले कृपया बोले। नहीं, इसको कंक्लूड करने दीजिए। 36 और 25 अंतर 11। 37 क्यों यार 36 पे आ रहे हैं आप? ठीक, चलिए आपसे बहस करना नहीं, बहस नहीं, करना क्या, बहस आप की गूगल बात नहीं, करके आंकड़ों देख की लीजिए बात ना, है, आप बात पूरी आपसे करें, बहस संजय करने जी। की कौन सी प्रतुल बात जी, है? जवाब सुन लेते फैक्ट्स हैं। और फैक्ट्स। प्रतुल जी, हम लोग विषयांतर हो रहे हैं। मेरा हमेशा जो रहता है आंकड़ों पर नहीं, क्योंकि आंकड़े इनके खिलाफ हैं। विमर्श समझिए क्या है, विमर्श आंकड़े इनके समझिए, खिलाफ है तो आंकड़ों की विमर्श बात नहीं समझिए करें। क्या है। विमर्श ये है कि 11 सीटों का अंतर हुआ एक चुनाव के बाद 5 वर्ष के अंतराल पर, और 28 जो जनजातीय सुरक्षित सीटें हैं, एसटी रिजर्व सीट्स हैं, वहां बीजेपी को सिर्फ 2 मिला 2019 में। ठीक है। और 24 के लोकसभा में जो 5 एसटी के लिए लोकसभा सीटें थीं, उसमें से एक भी नहीं मिला। तो आप इस ट्रेंड को देखिए, 19 में 28 में सिर्फ इनको 2 मिला एसटी रिजर्व सीट में, और लोकसभा जो 24 में हो 5 साल के बाद वहां 5 जो सुरक्षित सीटें थी एसटी के लिए, वहां इनको एक भी नहीं मिला। तो ये जो ट्रेंड है ये इंडिकेट करता है कि जनजातीय समाज में इनका जो पैठ है, जो पकड़ है, वो लगातार घट रहा है। उसका कारण जानते हैं क्या है? उसका कारण ये है कि यहाँ का जो ट्राइबल समुदाय है वो बीजेपी को कभी भी देखता है तो समझ में नहीं उसको आता है कि ये पार्टी देशज झारखंडी संस्कृति की पार्टी है या बाहरी रंग में रंगा हुआ पार्टी है। रघुवर दास जी के कार्यकाल में एक हमेशा चर्चा रहता था कि ये झारखंड के अस्मिता को समझते कि नहीं समझते हैं। आज आप देखते होंगे ये पूरा जो कमान है अभी कैंपेन का, वो असम के मुख्यमंत्री नहीं इसको कंप्लीट कर लें। आपके पास दीजिए ना, सरकार बात पूरी कर लेते। प्रतुल जी, संजय जी को बात पूरी कर लें। बात इसलिए हमारे कांग्रेस के एक ही आएंगे आपके पास तो हम जवाब कांग्रेस के एक ही प्रवक्ता है, और बीजेपी के 4 दिख रहे हैं। नहीं, कब हम लोग भी एक है, एनडीए के 2 हैं। नहीं इंडिया आपके भी यूपीए के 2 हैं, तो आपके क्या वो नहीं दिख रहे? आपको अरविंदर आपको उनको बाहर कर दिया। संजय जी बात पूरी कर, प्रतुल जी बात पूरी कर लेते। प्रतुल जी बात सुन लेते हैं। हमने कहा कांग्रेस एक ही प्रवक्ता है। बीजेपी आजसू जेएमएम के भी एक ही प्रवक्ता है आदरणीय संजय जी। हमने ये कहा संजय जी को बात पूरी कर लेते। प्रतुल जी संजय जी को बात पूरी कर लेते। तो हमने ये कहा कि आप आज जब असम के मुख्यमंत्री को कमान दे दिए हैं हिमंत विश्व शर्मा को, तो झारखंड के आदिवासियों को फिर से लग रहा है कि बाहरी जो है वो आ रहा राजनीति करने। और जानते हैं वो क्या बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में? नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में आदिवासियों को मुख्यमंत्री बनाया है। वीर साहब क्या झारखंड के हैं क्या? आदिवासियों को मुख्यमंत्री बनाया है, वीर साहब झारखंड जैसे कि प्रधानमंत्री आदिवासियों को नियुक्त करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। हमारा प्रदेश चाहता है अपने समाज से आदिवासी नेता को चुनना। आप आरोप लगा रहे हैं कि आ रहे प्रतुल जी, आ रहे हैं। आपके प्रभात जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। इन्होंने मुद्दे उठाए थे, एक बस मुझे 15-20 सेकंड दे, फिर प्रभात से जितनी मर्जी बोले। इन्होंने 2-3 मुद्दे उठाए थे। इन्होंने कहा कि जो एसटी सीटों पर इन्हें वोट मिला, तो क्या एसटी सीटों पर हमें बिल्कुल वोट नहीं मिला? ठीक है, हम पिछड़ गए, लेकिन एसटी समाज का भी बड़ा वोट मिला। और एसटी समाज की ये जो बात कर रहे हैं, ये तो झारखंड के विरोधी लोग थे। कांग्रेस ने तो गुआ गोलीकांड में आदिवासियों को निकलवा कर, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंदोलनकारी थे, उनको थाने की हाजत से निकलवा कर गोली मरवा दिया था सरकार ने पुलिस से। 7 आंदोलनकारी मारे गए थे 1980 में। सरायकेला खरसावां में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार केंद्र में थी और राज्य में थी। उस समय हजारों आदिवासियों का कत्लेआम कर दिया था बीएमपी के जवानों ने मशीन गन चलाकर। और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में सबसे पहले हमने लाया। देश को सबसे पहला आदिवासी जो राष्ट्रपति थी वो हम लोगों ने दिया। इन्होंने तो आदिवासी राष्ट्रपति के खिलाफ वोट किया था। ये किस मुंह से कहते हैं कि हमने किया? अच्छा, और एक और चीज कि अगर ये सिर्फ एसटी सीटों की बात करें तो क्या ये मान रहे हैं कि झारखंड में एससी, ओबीसी और जनरल समाज इनके खिलाफ है? चलिए, आपके क्योंकि ये बाकी सारी सीटें हार गए थे। आजसू पार्टी की ओर से प्रवास खान जी कुछ कहना चाहते हैं। प्रवास जी, जब बात हो रही थी और संजय सिंह जी ने जब रघुवर दास के कार्यकाल की बात करें तो आप उस वक्त कुछ कहना चाह रहे थे। प्रवास जी बात पूरी करें।
मैं बोला ना कि आप 57 महीना आप एकदम सोए हुए थे, और उसके बाद आप जब आप सोते हैं ना तो आप सपना में होते हैं, और सपना में होते हैं तो जो पूर्व की चीज होती है वही दिखाई देती है। जो आप अभी जो प्रेजेंट में है उसके बारे में आप कुछ नहीं बता पा रहे। अभी हम तो बोल रहे हैं कि आप कुछ मत कीजिए ना। इसी साल में जो वित्तीय वर्ष हुआ था, जो वित्तीय वर्ष में आपका जो घोषणा था वो कितना धरातल पे आया ये तो आप बता दें। आपने तो अपने वित्तीय वर्ष पे इस बार घोषणा किया था कि हम 2500 आंगनबाड़ी का निर्माण करेंगे। कितने आंगनबाड़ी का निर्माण किए साहब, इसके बारे में नंबर आप बता देते। आपने बोला था कि हम 4036 आदर्श विद्यालय बनाएंगे, कितने बना दिए? आपको आदर्श विद्यालय देखना है, आपको स्मार्ट क्लासेस चलते हुए देखना है, आप सिल्ली विधानसभा चले जाइए। आपको स्टूडेंट एक्सप्रेस देखना है, आप सिल्ली विधानसभा चले जाइए। बच्चे किस तरह से IIT का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे मेडिकल का तैयारी किस तरह से कोचिंग कर रहे हैं, आप जाके सिल्ली विधानसभा जाके देख लीजिए। हम तो मॉडल बना के रखे हुए हैं। आप देखिए ना, आप घोषणा करते हैं, आप भ्रम फैलाते हैं। मैं बोला ना कि आप पिछला जब आप सोए हुए थे, आप सपना की बात अब बता रहे हैं भाई, जो बीत गया है। लेकिन जो आप जब थे मौजूदा, और आपका जो घोषणा पत्र में था वित्तीय वर्ष पे आप जो घोषणा किए थे, कितना आप लेके आए हैं धरातल पे, उस पे आप बात करते तो ये बहुत अच्छा होता। मैं तो अभी भी बोलूंगा संजय जी को बोलूंगा, बटर साहब को ही बोलूंगा कि कम से कम झारखंड के जनमानस को अब आप एक रिपोर्ट कार्ड दिखा दीजिए कि हम क्या किए थे। अरे भाई, आप जिस तरह से चले थे और अभी भी आप भ्रम का जो स्थिति फैलाए हुए हैं, आप नंबर गिन रहे हैं, आप इधर से उधर बात कर रहे हैं। आपको एकदम स्पष्ट होकर बताना चाहिए। अभी आप आदर्श चुनाव आचार संहिता के अंदर में है, अब आप कार्यवाहक की तरह है, आपको ये चीज बताना चाहिए। आपका घोषणा और ये जो आप लगा के जो अचीवमेंट दिखाते थे ना, खंभा पे बड़ा बड़ा पोस्टर लगाते थे, वो सब उखड़ गया है। अब आपको न्यूज 11 के स्टूडियो से आपको बताना चाहिए कि हम कितना धरातल पे लेके आए थे। हम तो सवाल पूछेंगे। आयुष, संजय जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया था, मैं बस खाली उसका जवाब दे दे रहा हूँ 2 लाइन में। संजय जी ने कहा था कि क्या हेमंत विश्व शर्मा यहाँ के कैंपेन को चला रहे। साहब, वो चुनाव सह प्रभारी है, शिवराज साहब चुनाव प्रभारी है, तो वो उनकी देख रेख में यहाँ का चुनाव अभियान चल रहा है। लेकिन ये स्पष्ट है कि बाबूलाल मरांडी जी की अध्यक्षता में ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। मुख्यमंत्री का चेहरा विधायक दल के होगा। और पोस्टर की बात परवाज ने कहा था ना, जितने पोस्टर लगे हुए थे ना मुख्यमंत्री जी के, फटा पोस्टर निकला 0। चलिए, आपने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का रुख कर लेते हैं। बार बार रिपोर्ट कार्ड विपक्ष मांग रही है आपसे, और ये कहा जा रहा है कि वादा खिलाफी हुआ है, जनता को ठगा गया है। कई आप लोगों ने वादे किए थे, खासतौर पर अगर हम चूल्हा खर्च की बात कर लें, और बेरोजगारी भत्ता की बात कर लें, और गरीबों के भत्ता के बारे में बात कर लें, और तमाम तरह के वादे जो किए गए थे, विपक्ष कह रही है कि वो वादे पूरे नहीं किए गए हैं। इस पर भी जवाब दे दें बटर जी। सबसे पहले तो आयुष, मैं कुछ आंकड़े प्रेजेंट करूंगा। सबसे पहले जो हमारी जो बार बार NCRB का डेटा लेके प्रफुल्ल जी हमारे शोर मचाते हैं कि ऐसा हो गया, फिर पर्सनल ये क्यों बोलते हैं साहब? देखिए, आप रिपोर्ट शोर मचाते हैं, अच्छी बात है, आप स्वागत है, आप रिकॉर्ड अपना रिपोर्ट रखें, अपने आपके जो आंकड़े हैं वो सामने रखें। अब ये दूसरे हर बात पे, हर एक सेंटेंस के बाद उनको रोकना क्यों होता है? क्यों नहीं? इनकी बात पूरी कर लें। प्रतुल जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। बटर जी आंकड़े रखने चाह रहे हैं सामने, आंकड़े रखने दीजिए। टिप्पणी ना करें, अपने आंकड़े रखे बटर जी। प्रतुल जी जवाब सुन लेते हैं। प्रतुल जी देखिए, इनका समय मिला है, आपके पास आएंगे तो आप भी जवाब रख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहा हूं तो आंकड़े रखे बटर जी, आंकड़े रखे। देखिए, ऐसे समय ये बातें आप पहले चित्रार्थ बटर जी आंकड़े रखे, आप आंकड़ा लेकर आए हैं, वो आंकड़ा रखे। आंकड़े प्रतुल जी फास्ट ट्रैक कोर्ट का, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का 9 फरवरी 2024 का ये डिक्लेरेशन, ठीक है, ये पूरा डेटा है। इसमें मैं 3 स्टेट्स का कंपेयर करूंगा, क्योंकि 2 चीफ मिनिस्टर्स असम एंड मध्य प्रदेश के हमारे यहाँ। बोले दीजिए एक बार। प्रतुल जी इन्हें आंकड़े रखने दीजिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता बटर सिंह देओल आंकड़ा रखना चाह रहे हैं, बिल्कुल रखें। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये केंद्र सरकार के आंकड़े है ना, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये झारखंड गवर्नमेंट के आंकड़े नहीं है, इसलिए बोलिए उनको इतना उत्तेजित मत। असम में
आंकड़े रखे प्रतुल जी तो आप क्या कह रहे हैं, मोदी जी फर्जी आंकड़े दे के देश चला रहे हैं? आ रहे हैं प्रतुल जी, मोदी जी आ रहे फर्जी हैं। आंकड़े दे के देश चला रहे हैं क्या? असम में पेंडेंसी ऑफ रेप जितने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं 5207 है। मध्य प्रदेश में पेंडेंसी ऑफ केसेस है 10,193 और झारखंड में पेंडेंसी ऑफ केसेस है, एक मिनट कहाँ गया झारखंड, 4486। आ रहे हैं प्रतुल जी, आ रहे हैं प्रतुल जी। तो असम और मध्य प्रदेश से तो कम हमारे यहाँ पेंडेंसी है केसेस की, है ना। अब दूसरा मैं बताता हूँ, फास्ट देखिए ट्रैक कोर्ट जनसंख्या कितने अनुपात खुले? भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है सर ठीक है, तो नंबर ऑफ कोर्ट्स कितने खुले वो भी तो सुन लीजिए। असम में 17 खुले हैं, है ना, और मध्य प्रदेश में 67 है, बहुत तो आंकड़े उनके हिसाब से हैं, और झारखंड में 22 है। असम में रेप केसेस झारखंड से ज्यादा है, बट वहां खाली ये खुले हैं। देखिए 17 झारखंड के बारे में बात करने के आप आंकड़े रख रहे थे, आप आंकड़े रख रहे थे, हमने कहा आप आंकड़े रखिए, फिर हम झारखंड पे बात करेंगे। सवाल ये है कि झारखंड में क्राइम कंट्रोल करने में सरकार विफल क्यों साबित हुई? करते हैं, मैं चैलेंज करता हूं, एनसीआरबी का डाटा निकालिए, एनसीआरबी का डाटा निकालिए और कंफर्म कीजिए। अपनी चैलेंज करता हूं, टीवी पे चैलेंज करता हूं, निकालिए उनको। आप पटेल जी अपने आंकड़े रखें। आप देखिए, एक सवाल है, आपने आंकड़े रखा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आप आंकड़े जनता के सामने रखें। अब दूसरा आंकड़ा पे मैं आता हूं। हाँ, आप बोलते हैं कि ये प्रभात जी हमेशा चले जाते हैं सिल्ली में, अरे आप एनडीए के फोल्ड में कभी बोल देते हैं कि क्षेत्र है, वो अपने क्षेत्र के बारे में बताएंगे। मेरी बात कंप्लीट करने तो दीजिए, सुनते ही नहीं है आप लोग, सुनते ही नहीं है, दिक्कत तो यही है। अरे बाबूलाल मरांडी के क्षेत्र में भी दिखा दीजिए, अमर गौरी के क्षेत्र में दिखा दीजिए। अरे जिसके नेतृत्व में आप इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका क्षेत्र में भी दिखा दीजिए ना, खाली सिल्ली झारखंड नहीं ना है। आ रहे प्रतुल जी आ रहे हैं आपके पास, करते हैं परिवारवाद की बात करते हैं, बिल्कुल 2 सीटों से लड़ेंगे, बाकी में हम लौटेंगे, कई और मुद्दे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। करेंगे। चुनावी बहस चलती रहेगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने गंभीर आरोप लगाया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा पर आरोप लगाया है। सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता के रूप में काम करने का आरोप लगाया है। धन बल का अवैध प्रयोग कर चुनाव प्रभावित करने की संभावना है। यह आरोप गिरिडीह के आजसू से सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने लगाए हैं। चुनाव आयोग से नमन प्रियेश लकड़ा को तत्काल पद मुक्त करने की मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। नमन प्रियेश लकड़ा जो कि डीसी हैं, उन पर लगाए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता के रूप में काम करने का आरोप लगाया है। धन बल का अवैध प्रयोग कर चुनाव प्रभावित करने की संभावना है। ये बातें चंद्र प्रकाश चौधरी जो कि गिरिडीह से सांसद है, उनका कहना है। चुनाव आयोग से नमन प्रियेश लकड़ा को तत्काल पदमुक्त करने की मांग की गई है। तो अब सवाल जिला निर्वाचन पदाधिकारियों पर भी उठने लगे हैं। आजसू से सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप यह है कि गिरिडीह के जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा वो जेएमएम के यानी सत्ता पक्ष के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और तत्काल पद मुक्त करने की मांग की गई है। इस पर हम राय लेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी, गंभीर आरोप लगे हैं एक जिला के डीसी पर या कहें जिला निर्वाचन पदाधिकारी पर। यह कहा जा रहा है कि एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे, धन बल का प्रयोग का भी बात सामने आया है। देखिए आयुष, हम तो बार बार अपील करते रहते हैं आपके चैनल के माध्यम से या तमाम चैनलों के माध्यम से तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को कि देखिए सत्ता आती जाती रहती है। आपने जो संविधान के प्रति आस्था की शपथ ली है या आपने जो भी कहा है कि मैं कानून का पालन करूंगा, कानून और नियमों के अनुसार काम करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप सत्ता के कुछ अधिकारी जो हैं, अधिकांश अधिकारी अभी भी अच्छे हैं, लेकिन कुछ अधिकारी टूल किट बन जाते हैं, उनके लिए काम करने लगते हैं, उनके एजेंट बनकर काम करने लगते हैं, अपने लाइन ऑफ ड्यूटी से आगे बढ़ के काम करने लगते हैं।
ये जो आरोप है बहुत गंभीर है, क्योंकि माननीय सांसद ने एक जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी है उसके ऊपर लगाया है। अब तो ये चुनाव आयोग का कॉल है, क्योंकि अब इस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। आयुष, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण घटना की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। आज का दिन भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम में एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज जो वरीय पत्रकार अरूप चटर्जी जी हैं, उनकी जो जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था इसकी जांच करने के लिए, तो सीबीआई ने पी दर्ज कर ली। धनबाद खनन घोटाले के 1,20,000 करोड़ का घपला, जो मुझे लगता है देश के इतिहास का संभवतः अब तक का सबसे बड़ा घोटाला। ये शायद इसकी राशि और बढ़ सकती है, घटने की उम्मीद कम दिखती है जिस तरीके का अवैध खनन हुआ। तो इस पे सीबीआई ने पी दर्ज कर लिया है, तफ्तीश भी शुरू कर दी, और नेशनल मीडिया में जो खबरें चल रही थी उसके अनुसार जो अधिकारी हैं उनसे ब्यौरा भी मांगा है, और जो बीसीसीएल है वहाँ उससे भी खानों का और तमाम चीज़ों का आंकड़ा मांगा है। तो ये आपके चैनल को, अरूप चटर्जी जी को हमारा साधुवाद, क्योंकि बहुत बड़ा करप्शन का ये रैकेट था अवैध खनन का। जी माफ़ कीजिएगा। अब देखिए, धनबाद में जो अवैध खनन का आरोप लगा 1,20,000 करोड़ का, उतना ही बजट झारखंड का वार्षिक बजट है। आप सोचिए, झारखंड के वार्षिक बजट के बराबर का कोयला 2 वर्षों में वहां के जो पुलिस कप्तान और तमाम बड़े अधिकारियों पर आरोप लगा। मैं आरोप लगा कह रहा हूं, अब तो सीबीआई जांच कर रही है। अब सीबीआई अपना पी के बाद क्या आगे करती है, एफआईआर करती है या क्लोजर रिपोर्ट करती है, तो सीबीआई पर निर्भर करेगा। लेकिन जो 1,20,000 करोड़ रुपए का घपला घोटाला हुआ ना, उसकी भी जांच शुरू हो गई। यानी इस सरकार में कोई ऐसा सगा नहीं जिसको इस सरकार ने ठगा नहीं। साहब, इन्होंने कहा था कि हम झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों का जो भी है उसकी रक्षा करेंगे, यही रक्षा था। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, इसका ताजा उदाहरण आप देखिए। धनबाद में कोड़ दिया इन्होंने, ग्रैंड ट्रंक लाइन जो जाती है उसके नीचे से भी कोड़ दिया, उसके नीचे जो लाइन जाती थी वो दुर्घटनाग्रस्त होती बची। अब इसकी सीबीआई जांच शुरू हो गई। सीबीआई की जो जानकारियां मिल रही है नेशनल मीडिया के अनुसार, टीमें पहुंच गई हैं धनबाद जांच करने के लिए, और हमें पक्का है कि जो आप लोगों ने व्यक्तिगत रूप से न्यूज़ 11 के और वरीय पत्रकार अरूप चटर्जी जी ने जो प्रताड़ना सहकर भी झुकने का काम नहीं किया था, लगातार आवाज बुलंद किया था, आपके दफ्तरों में छापे पड़े थे, मोबाइल सीज कर लिए गए थे, 9 महीने आकलन अरूप चटर्जी जी को जेल रखा गया था। हाईकोर्ट का जो बेल के समय ऑर्डर था ना, वो भी एक आई ओपनिंग ऑर्डर था। तो इन तमाम चीजों का आज मुझे लगता है ये मुहिम रंग लाया है। 1,20,000 करोड़ के धनबाद खनन घोटाले का अरूप चटर्जी जी वरीय पत्रकार के जो ये आप कहें उनके इनिशिएटिव पे आज जो पी दर्ज होकर इंक्वायरी दर्ज हुई है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहा मुहिम है। जी बिल्कुल। अब देखिए, न्यूज़ 11 भारत ने हमेशा से कहा है कि सच है तो दिखेगा। हम लगातार ये कोशिश करते रहे कि जो भी करप्शन, जहां भी करप्शन चल रहा है, उसे लेकर जनता के सामने आए और जनता को बताएं कि कहां पूरी तरह से हमारे देश को, हमारे राज्य को लूटा जा रहा है। हमारे चैनल के वरीय पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी ने उन्होंने एक पीआईएल दाखिल किया था, उस पर अब हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है, जांच शुरू हो गई। अब देखना है कि आगे क्या होता है। बहरहाल हम रुख करते हैं संजय सिंह जी का। संजय जी, देखिए, लगातार भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर भी सवाल उठे हैं, और खास करके आलमगीर आलम जी जो कि पूर्व मंत्री हैं, उन पर आरोप लगे। उनके पीए के नौकर के आवास से 30 करोड़ से अधिक बरामद किया गया, 32 करोड़ से अधिक, माफ कीजिए, बरामद किया गया। इसे लेकर कई सवाल उठे, और खास करके कांग्रेस पार्टी पर ज्यादातर सवाल उठे हैं। संजय जी, किसी भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के संबंध में स्टूडियो में चर्चा करना बहुत प्रॉपर डिस्क्रीट अप्रोच नहीं होगा। सीबीआई पी दर्ज कर लिया है और चार्जशीट यहाँ हम लोग को सुनने को मिल रहा है। सीबीआई पी के बाद इन्वेस्टिगेशन करेगा। बीसीसीएल के पदाधिकारियों की क्या भूमिका है, जो भारत सरकार का एक इम्पॉर्टेंट पीएसयू है, उसको भी देखेगा। सीआईएसएफ के भूमिका को भी देखेगा। राज्य सरकार के पदाधिकारियों की भूमिका को देखेगा। वहाँ के कोल माफिया किस तरह से ऑपरेट करते हैं उसको भी देखेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अनुसंधान प्रारंभ हुआ है और चार्जशीट हम लोग स्टूडियो में सुनते हैं। झारखंड का जो भ्रष्टाचार का जो एक नैरेटिव है, वो बीजेपी हमेशा इस तरह से गढ़ता है जैसे कि भ्रष्टाचार प्रारंभ हुआ इस सरकार के बनने के बाद। क्या ये कोई सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार है कि 2000 से लेकर 2000 जब तक
ये सरकार नहीं बनी थी 19 में, झारखंड में भ्रष्टाचार नहीं था। अगर ये सर्टिफिकेट कोई देने के लिए तैयार है एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, तब मुझे सुनने में अच्छा लगेगा। भ्रष्टाचार चाहे तो वो उस स्तर का हो जिसको हम लोग कहते हैं निचले स्तर का, जो प्रशासनिक महकमे के हिस्सा के लोग हैं, या राजनीतिक भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार हर प्रदेश में रहता है। हाँ, ये सच है कि ईडी की सक्रियता के चलते बहुत सारे ऐसे दृष्टांत सामने आए हैं। लेकिन एक और प्रश्न उठता है कि ईडी क्यों नहीं उन राज्यों में जाता है जहां पर एनडीए का शासन है? क्यों नहीं इस पूरे दौर में, जब से 10 साल भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार रही है केंद्र में, हम लोग एक भी ऐसा बड़ा कोई कांड नहीं सुन पाए हैं किसी भी एनडीए शासित राज्य में जहां पर ईडी गया हो, छापा मारा हो और राजनीतिक किसी व्यक्ति को या पदाधिकारी को ईडी के द्वारा एक कार्रवाई के अंतर्गत उसको अरेस्ट किया गया हो, उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई किया गया हो। तो मेरा ये मानना है कि हमारे देश में जो हम पवित्र हैं, हम बिल्कुल स्वच्छ हैं, और तुम नहीं हो क्योंकि तुम विरोध करते हो हमारा, ये विमर्श वैसा ही है जैसे कि मनुवादी सोच में होता है कि हम पवित्र हैं, तुम अछूत हो। ये विमर्श नहीं चलेगा, राजनीति में ये विमर्श नहीं चलेगा। अगर आप ठीक से देखें तो हम जानते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी या तो पॉलिटिकल फंडिंग के थ्रू या अन्य तरीकों से राजनीतिक भ्रष्टाचार से जुड़ा रहता है। हमारी पार्टी नहीं जुड़ी, अपनी पार्टी का ले। नहीं, आप हमारी पार्टी का ले, हमारी पार्टी की तरफ से नहीं बोले। स्वीकार लिया कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार है, हम बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। एक मिनट, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं, मैं सवाल कर लेता हूं। मैं आ रहा हूं प्रत्युष, मैं आ रहा हूं। आप कह रहे हैं हर पार्टी, आप अपनी पार्टी को भी इंक्लूड कर रहे हैं, खंडन करते हैं, आ रहे हम प्रत्युष, स्वीकार नहीं हम कर रहे। आपके पास आएंगे, इसका जवाब लेंगे। आप संजय जी ये कह रहे हैं कि आपकी भी पार्टी इंक्लूडिंग योर पार्टी, हमारे कहने का तात्पर्य स्पष्ट है कि अब घुमाएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड में, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात नहीं कही थी। देखिए आपने कहा हर पार्टी, देखिए सवाल इसलिए उठा क्योंकि आपने कहा हर पार्टी और राजनीतिक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। हम खंडन करते हैं उसका, हम नहीं है, कांग्रेस है, इन्होंने स्वीकारा है। आ रहे प्रतुल जी, हम कहते हैं हर पार्टी राजनीतिक चंदे से अपना, अब राजनीतिक भ्रष्टाचार राजनीतिक चंदा हर पार्टी को मिलता है, राजनीतिक चंदा, लेकिन आप कह रहे हैं हर पार्टी राजनीतिक भ्रष्टाचार से जुड़ा है। प्रतुल जी आ रहे हैं, देखिए अब बीच में राजनीतिक भ्रष्टाचार हमारे दल के लिए कैसे बोल रहे हैं? आप बिल्कुल आपने खंडन कर दिया प्रतुल जी, ठीक है, हमारे लिए कहा इसलिए खंडन किया। राजनीतिक भ्रष्टाचार का मतलब होता है ये कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रुपए लेते हुए पकड़ा जाता है। उसको चेंज कर रहे हैं, रुपए लेते हुए। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल बेल उस बारे में अभी बात नहीं करेंगे, बारे में भी बाद में चर्चा होगी। लेकिन जिस बात का जिक्र संजय सिंह जी ने कहा है, सभी कांग्रेस शासित संजय सिंह जी ने जिस बात का जिक्र किया है कि हर पार्टी राजनीतिक भ्रष्टाचार से जुड़ा, इस पर आजसू पार्टी भी कुछ कहना चाह रही थी। ठीक है, आपने खंडन कर दिया। मतलब ये बड़ी ब्रेकिंग। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, हम इस पर चर्चा करेंगे बिल्कुल, और संजय सिंह के बयान पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, प्रभात जी आप ही के पास आएंगे। लेकिन बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, जमशेदपुर पश्चिमी से चुनाव लड़ने की तैयारी में है सरयू राय। 24 अक्टूबर को सरयू राय करेंगे नामांकन। एनडीए की लिस्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। जमशेदपुर पश्चिमी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जमशेदपुर पश्चिमी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं सरयू राय। 24 अक्टूबर को सरयू राय करेंगे नामांकन। तो इस बीच एक बहुत बड़ी खबर, एनडीए की लिस्ट जारी होने का इंतजार है। जमशेदपुर पश्चिमी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं सरयू राय।
तो चलिए अब कई और बातें खुलकर सामने आ रही है। सरयू राय अब जमशेदपुर पश्चिमी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं एनडीए का। हालांकि अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है नहीं हुआ, ये पार्टी के भीतर ही अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन सरयू राय अनाउंस कर चुके हैं कि 24 अक्टूबर को वो जाकर नामांकन करेंगे। ठीक है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल संजय सिंह के बयान पर एक बात कर लेते हैं। हमारे साथ अब परवाज खान जी आजसू पार्टी से जुड़े हुए हैं। परवाज जी, देखिए हर राजनीतिक पार्टी ये कहेगी कि हम अब भ्रष्टाचार से जुड़े हुए नहीं है। हालांकि एक बयान जो संजय सिंह जी ने कहा है, उन्होंने दिया है कि हर पार्टी राजनीतिक भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है। इस पर आजसू पार्टी की ओर से क्या हमने विरोध किया। चल ठीक है, आपने विरोध किया। आयुष, देखिए आपने सवाल किया था कि मंत्री के पीए के नौकर के यहाँ से पैसा निकला था, उसके बाद संजय जी जवाब दिए थे। जो जवाब दिए थे ऑनियर है। संजय जी इसलिए जवाब दिए थे कि इसके राज्य में मेरे माननीय अध्यक्ष जी बहुत स्पष्ट बोलते हैं, बहुत सार्वजनिक जगह पे बोलते हैं, जिस तरह से राज्य में जिस तरह से यहाँ लूट मचा हुआ था, यहाँ जो भ्रष्टाचार जो शिष्टाचार में तब्दील हो गया था, तो सत्ता पक्ष तो उसको स्वीकारेंगे ही। और वही स्वीकार करके आज आपके कैमरा में भी स्वीकार कर लिए। आप जब राज्य में अब होते हैं, आप लॉ मेकर की भूमिका में होते हैं। संविधान आपको लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट राज्य सरकार के पास होता है, इसके बावजूद भी आप भ्रष्टाचार को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आप ये चीज को आप दर्शा रहे हैं कि आप जनता का हक को आप लूट रहे हैं, आप जनता का राइट को आप कहीं ना कहीं से वॉलेट कर रहे हैं। इसी के लिए आप स्पष्ट रूप से बोले। अभी आप आपके ही चैनल में चल रहा था, अभी ब्रेकिंग चल रहा था हमारे पार्टी के माननीय अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी का। चंद्र प्रकाश चौधरी जी हमारे जो सांसद हैं, इतने झारखंड के प्रखर नेता हैं, और उनकी जो निगाह होती है ना भ्रष्टाचार पे किस तरह से पैनी रहती है, वो हर एक चीज पे रहते हैं और उस पर वो रिएक्ट भी करते हैं। इसका एक जीता जागता सबूत है, 17वीं लोकसभा में उन्होंने झारखंड के मुद्दे पे 162 सवाल पूछे थे। और आप देख लीजिए सत्ता पक्ष के जो सांसद इक्का दुक्का जो चुन के गए थे, उनका कितना आप नंबर देख लीजिएगा, वो आपको पता चल जाएगा। इसी के लिए वो हमेशा मुखर रहते हैं। और ये भी मैं बता देता हूं कि हमारे माननीय सांसद जब चलते हैं ना, तो वो देखते हैं कि झारखंड का जो खनिज संपदा है कोई लूट के तो नहीं जा रहा है। वो रास्ता में चलते हुए 250 टन कोयला, अवैध कोयला को पकड़ के प्रशासन को सौंपे थे। ये 2022 की है, इसलिए वो सजग रहते हैं। और हम लोग आजसू पार्टी कहीं भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करता है। ये तो सरकार आने के बाद जो भ्रष्टाचार में जिस तरह से लिप्त हुई, भ्रष्टाचार को ये शिष्टाचार बना ली, तो ये तो बात ये बोलेंगे ही। चलिए बिल्कुल जेएमएम का रुख कर लेते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा सहयोगी दल है, मौजूदा इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी के साथ संजय सिंह जी ने कहा है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार से हर पार्टी जुड़ी है। जेएमएम का क्या पक्ष है, जेएमएम क्या कहना चाहते हैं इस पर? बटर जी। तो भ्रष्टाचार तो इंडियन पॉलिटिक्स में है, ये मानना आप मानिए ये गलत है। आप सीधे राजनीति को कैसे आप जब है तो आप कैसे राजनीति कर रहे हैं बटर साहब? बटर जी आप समूचा बात कर नहीं, आप अगर पूरे भारतीय राजनीति को आप इस तरह से बोल रहे हैं, तो उस गंगा पे आप कैसे आ गए? आप कैसे कर सकते हैं? कांग्रेस पार्टी कहती है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार से हर पार्टी जुड़ा है। आप कहते हैं कि भारत की राजनीति में भ्रष्टाचार है। आप लोगों को इतने करीब से भ्रष्टाचार महसूस कैसे हो रहा है? आयुष, आपको क्यों नहीं हो रहा? सुदेश महतो जी पर खेल गांव का सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट जब जमा की, हाईकोर्ट ने मना कर दिया, नहीं जांच करो। उनपे भी तो आरोप है, टॉफी बेचने का आरोप, टी शर्ट बेचने का आरोप किस पे है? रघुवर दास जी पे आरोप है। लगाया किसने? सरयू राय जी ने लगाया। जो दोनों आप लोगों ने तो एक चिट्ठी भी जारी की थी, लेकिन जांच ठंडे बस्ते में चला गया। जांच क्यों नहीं करा? आयुष, यही तो बात है ना। आप इतने उत्तेजित, आप दूसरे प्रवक्ता से पहले आप उत्तेजित होकर मुझे अरे प्रतुल जी, बात पूरी कर लेने संजय जी आपके पास प्रतुल जी बात पूरी कर ले। बात कब की? प्रतुल जी ने बहुत अच्छा बोला कि सरकारें बदलती रहती हैं, पर जिस अधिकारियों ने इस संविधान की कसम खा के नौकरी ज्वाइन की है, उसको ईमानदार रहना चाहिए। देखिए आप कैसे वो बात उठा दी कि भाई चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने डीसी पे आरोप लगाया, ये न्यूज का हेडलाइन बन गया। और पूरा इंडिया गठबंधन, मैं 3 दिन से बोल रहा हूं कि
इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, वो नॉन पार्टी। देखिए एक मिनट प्रतुल जी आप लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, एक मिनट प्रभात जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से जो बयान सामने आया था, आप लोग चाहे बंटी बबली शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, केचुआ शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, उतने ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने दिखाया था जितने अच्छे तरीके से आज हम दिखा रहे हैं चंद्र प्रकाश चौधरी जी के आरोप को। तो इसमें कोई पक्षपात वाली बात ही नहीं। आयुष ये बताइए, आप लॉ मेकर के भूमिका है, आप सीधे नौकर साहब पे सवाल उठा रहे हैं, अधिकारियों को दे रहे हैं, सुनने नहीं दीजिए, पल्ला उनके पर डाल दे रहे हैं। तीन बातें और इन्होंने कहा इंडियन तीन बातें और में करप्शन है। प्रतुल जी ठीक है, हम आएंगे आपके पास। बटर जी बात पूरी करो। आज प्रफुल्ल जी ने बोला कि एक बहुत बड़ी बात हुई झारखंड हाईकोर्ट में, तो देश में और तीन बहुत बड़ी बातें हुई। एक हुआ कि एक बैसाखी जिसमें मोदी जी चलते हैं, तो कीजिए हम क्या बोलते हैं। मैंने एक बैसाखी जिसमें मोदी जी चलते हैं, बात पूरी करने दें। समस्या है टेनिस कोर्ट में फुटबॉल खेलने लगते हैं। चलिए बात पूरी क्लीन चिट दे दी गई कि वो दोषी नहीं है। 56 दिन जेल में रह के आए, 25 करोड़ की उनकी संपत्ति आज भी ईडी ने कब्जे में रखी है, पर कोई दोषी नहीं। दूसरी बात क्या हुई, हसदेव के जंगल में आदिवासियों को दौड़ा दौड़ा के आज पुलिस के द्वारा, छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा गोलीकांड अडानी की माइंस के उस लिए समय आप ही के पार्टी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की तत्कालीन सरकार की पुलिस ने 19 गोली मारा। प्रतुल जी देखिए, आज उसी के साथ सत्ता में बात कार्यकर्ताओं ने गोली खाया। प्रतुल जी और आज सत्ता के लिए उसी पार्टी के साथ प्रतुल जी बात पूरी करने दें। चक्र किया। प्रतुल जी बात पूरी कर लेने दें। आदिवासियों की बात करते हैं, आएंगे आपके पास, आएंगे आपके समय में, आप बिल्कुल अपनी बातें रखिएगा। बटर जी को बात पूरी करने दें। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात क्या हुई, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया 6 से, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों पे कहा गया था, जिसमें आसाम के लोगों ने जाके कहा कि नहीं नहीं इनको आप कैसे सिटीजनशिप दे सकते हो, उसको अपहोल्ड किया उसने सुप्रीम कोर्ट ने कि 1971 के पहले जितने भी बांग्लादेशी आए हैं वो इंडियन सिटीजन। तो ये टोटल डेमोग्राफी, बांग्लादेशी डेमोग्राफी का जो गेम था ना, आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चेंज हो गया। ये तीन चीजें नहीं बताई। देखिए सवाल कुछ और होता, आप हर बार जवाब कुछ और देते हैं। तो टेनिस कोर्ट में ये फुटबॉल खेल, हम हर बार आ रहे संजय जी, बिल्कुल आपका पक्ष हम लोग लेंगे और जनता तक आपका पक्ष पहुंचाएंगे, आप उसकी चिंता ना करें। बिल्कुल हम आएंगे आपके पास, आप अपना पक्ष रखिएगा। अपने लिए कहे राजनीतिक भ्रष्टाचार कांग्रेस आएंगे प्रतुल जी आपके पास, बटर जी को बात पूरी कर लेने दें। बटर जी को बात पूरी कर लेने दें। लाइव टीवी पे स्वीकार किया कि उनकी प्रतुल जी आपके पास आएंगे, बटर जी को बात पूरी कर लेने दें। झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी पक्ष जान लेते हैं, अपने लिए बोले, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी पक्ष जान लेते हैं। प्रभात जी, जिस भारतीय राजनीति से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, उसके प्रवक्ता उनको बता रहे, उनके प्रवक्ता प्रतुल जी भारतीय राजनीति बात सुन लेते हैं। देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी पक्ष सुन लेते हैं, बात पूरी करें बटर जी। अरे ये तो 3 पॉइंट सबसे बोल ही रहे हैं, आप इनसे पूछ रहे राम और ये बोल रहे हैं श्याम, तो यही तो चलिए आ रहे हैं। हम ये बात उनसे बार बार पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जो बयान सामने आया, आप उसमें एक लाइन और जोड़ दिए कि भारत की राजनीति में भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ है। चलिए हम ये नहीं मानते, झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर मानती है तो उस पर आप अपना पक्ष रख दें। बटर आप कैसे नहीं मानते? केसेस किस पे हुए? आप ही गिना रहे हो। जब आज तक आप देख लीजिए, जितने भी ईडी के हुए, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज पे केसेस हुए, सारे अक्रॉस 1951 से आज तक किस पे केसेस हुए? पॉलिटिकल फिगर्स पे केसेस हुए। अजीत पवार कोई पार्टी से नहीं आते क्या? प्रतुल जी बात पूरी कर लेने दें, बात पूरी कर लेने दें। 10% बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार पर, वो बात कर रहे हैं, ये गलत तथ्य बोल ऐसा रहे हैं। बहुत कम होता है झारखंड मुक्ति मोर्चा भ्रष्टाचार पर बात कर, 10% पॉलिटिशियन। चलिए बात कर रहे हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं, सुन लेते हैं। एक भी अगर है तो है ना भाई, अरे है तो आप अपना भ्रष्टाचार अजीत पवार पे भी तो केस चल रहा है। प्रतुल जी नहीं, पूरी भारत की राजनीति आ रहे हैं, आपके पास आएंगे तो बात करेंगे। आ रहे हैं, आएंगे प्रतुल जी सबको अपने नहीं माना। सुदेश महतो में भी केस चल रहा है भ्रष्टाचार का, तो आप कैसे बोल रहे हैं? कौन सा केस चल रहा है? कुछ भी बोलिए, केस की जानकारी दे दे, केस की जानकारी दे दे, केस की जानकारी दे दे बटर जी, केस की जानकारी दे दे। भ्रष्टाचार का कौन सा केस चल रहा है? उसको नहीं माना, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट नहीं माना हाई कोर्ट में,
अरे कौन सा केस? आप तो बोल रहे केस की जानकारी दे दीजिए बटर जी, केस की जानकारी दे दीजिए, जनता भी जानना चाहती है। आपने आरोप लगाया, चलिए कौन सा केस है ये भी जनता जान ले। आंदोलन का केस नहीं बताएंगे, केस है, आप बोलिएगा तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में केस नंबर भी बता देता हूँ। खेलगांव घोटाले का केस सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट हाईकोर्ट में दी थी, हाईकोर्ट ने कहा हम नहीं मानेंगे, फिर से जांच कीजिए। बोलने दें, बोलने दें, प्रतुल जी बोलने दें। अरे आपके पास आएंगे आप, बिल्कुल इनके बातों का सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट, अरे आपके पास आएंगे आप, बिल्कुल इनकी बातों का खंडन कीजिएगा, आप अपने तर्क रखिएगा। बिल्कुल आ रहे हैं प्रतुल जी। अरे इनको इसलिए मिर्ची लगती है ना कि इनको आईना दिखाने वाला कोई नहीं मिला आज तक, हम इनको आईना दिखा रहे हैं, हम इनके धमकियों से डरने वाले नहीं बता रहे हैं। प्रतुल जी आ रहे हैं आपके पास। संजय सिंह जी का पक्ष ले लेते हैं, हमारे साथ कांग्रेस से संजय सिंह जी हैं। देखिए आपने राजनीतिक भ्रष्टाचार की बात कही, संजय जी आप अपना पक्ष रखें, आप क्या कहना चाहते थे उसे विस्तार से समझाएं। मैं बस 1 मिनट लूंगा, लेकिन मेरा एक अनुरोध है कि मुझे बोलने दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी बात कही है। प्रभास जी बात कहने दे। बीजेपी मध्य प्रदेश में विधायकों का खरीद बिक्री करता है। महाराष्ट्र में देखिए आरोप, आप आरोप लगा रहे हैं तो कई आरोप है, आप आरोप अगर लगा रहे हैं तो कई आरोप है। पूरी होनी प्रतुल जी बात सुन लेते हैं, मैं बात कर रहा हूँ संजय जी से। प्रतुल जी बात पूरी कर लेने, हम आपके पास आएंगे, ठीक है। आप संजय जी कह रहे हैं खरीद बिक्री का आरोप, आप ये कई आरोप तथ्य बताइए, राजनीतिक भ्रष्टाचार का मतलब सिर्फ आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं होता है। सुचिता की बात मैं कर रहा हूँ, बदल दिया। मैं सुचिता की बात कर रहा हूँ। आप बात करते हैं कि जनमत की सरकार की चोरी हम नहीं करेंगे, आप बात करते हैं कि हम जनता का विश्वास लेकर सरकार बनाएंगे। 2 राज्यों में आपने ऐसा किया है, ये पूरा देश देखा है। तो मेरा ये कहना है कि राजनीति में सिर्फ हम लोग जो बात करते हैं भ्रष्टाचार की, वो बहुत सीमित व्याख्या है। एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है जो दिखता है जब हम लोग देखते हैं इस तरह का हत्या राजनीति में लोकतंत्र का, और लोकतंत्र का हत्या जब भी होता है तो उसको हम लोग कहते हैं राजनीतिक भ्रष्टाचार। बिहार में 2022 में क्या हुआ था संजय जी, इस पर भी बात कर लें। आप कह रहे हैं कि जनमत के आदेश के विपरीत जाकर, तो बिहार में भी तो हुआ, तो हम लोगों ने नहीं किया, आप लोगों ने किया बकायदा। देखिए चुनावी परिणाम कुछ और थे, कुछ दिन तक सरकार चली, उसके बाद फिर जाकर राष्ट्रपति शासन लगाने का रिकॉर्ड है कांग्रेस का। राज्य में निर्वाचित सरकार को गिरा के राष्ट्रपति शासन लगाने का रिकॉर्ड है कांग्रेस के पास। क्या बात करेंगे, ये राजनीतिक सुचिता के बारे क्या बोलेंगे? अब तो मौका बनता है, ठीक है। बिल्कुल प्रतुल जी बात संजय जी को सुना। संजय जी ने कहा लोकतंत्र की हत्या, तो लोकतंत्र की हत्या तो 1975 में हुई थी, जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने संविधान को सस्पेंड कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस को सुपरसीड करके 4थे जज को बना दिया था। फंडामेंटल राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी सब सीज कर लिया था इस सरकार ने। 42वां संशोधन इंट्रोड्यूस किया था इस सरकार ने, जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि उसमें जितने बड़े बड़े अधिकार थे व्यक्तियों के, वो सब सीज करने की बात थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो 1980 में इस जो 42वां संशोधन था उसको निरस्त कर दिया। लोकतंत्र की हत्या तो 1975 में हुई थी। मीसा कानून, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें बेल का प्रोविजन नहीं था, उसके तहत लाखों कार्यकर्ताओं को जेल में ठूस दिया गया। तो ये लोकतंत्र की हत्या की बात करें। 100 बार चुनी हुई सरकारों को कांग्रेस की यूपीए और कांग्रेस की पुरानी सरकारों ने डिसमिस किया। स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने 70 बार चुनी हुई सरकार को डिसमिस किया। आप हमारा एक उदाहरण दे दें कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल 6 वर्षों का, या हमारा इधर 10.25 या 10.5 वर्षों का, हमने एक भी चुनी हुई सरकार को जो भी अगर डिसमिस किया हो। यह कहते हैं हाईजैकिंग ऑफ द मैंडेट। महाराष्ट्र में इन्होंने वोट की लूट की थी। उद्धव ठाकरे हमारे साथ मिलकर लड़े थे, उनको कम सीटें होने के बावजूद प्री अलायंस पार्टनर थे हमारे, उनको ही उठा कर लेकर मुख्यमंत्री बनाकर बैकडोर से सरकार चलाई। ये हाईजैकिंग ऑफ द मैंडेट था। तो ये हमसे हाईजैकिंग ऑफ द मैंडेट और लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं। कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटा था, कौन भूल सकता आपातकाल के वो काले वर्ष। लेकिन अफसोस, जिस आरजेडी के नेता उस समय मीसा कानून के तहत बनते, लालू प्रसाद जी, जिनकी बड़ी बेटी का नाम भी मीसा है, आज वो इसी सरकार में सिर्फ सत्ता के कारण बने हुए हैं।
कांग्रेस ने तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भी दमन चक्र चलाया। और लोकतंत्र के काले अध्याय की बात करते हैं, संसदीय इतिहास का पहला भ्रष्टाचार था जब 3 करोड़ में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 सांसदों को कांग्रेस ने खरीद लिया था, 75 लाख बैंक अकाउंट में किया था। यह लोकतंत्र का काला अध्याय था। लोकतंत्र के काला अध्याय की यह बात करते हैं, लोकतंत्र का काला अध्याय उस दिन था जिस दिन महिला आरक्षण के बिल को इंट्रोड्यूस किया और समाजवादी पार्टी और इनके सहयोगी राजद के नेताओं ने फाड़ कर फेंक दिया था। क्या कहा था? बॉब कट महिलाएं और तरह लिपस्टिक और मेकअप, जो शब्द महिलाओं के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए, वैसा राजद और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा था, जिनके साथ ये सरकार चला रहे। ये लोकतंत्र की हत्या थी। हम पर आरोप लगाते हो साहब, पहले खुद के गिरेबान में देखो। इमरजेंसी इस देश के इतिहास का सबसे काला अध्याय था, पूरे विपक्ष को नजरबंद कर दिया। चलिए बिल्कुल, कम से कम संजय जी पक्ष रखे, कम से कम हमारे दामन पर गोधरा के खून के धब्बे नहीं हैं। कम से कम हम लोगों ने बाबरी मस्जिद का विध्वंस नहीं किया। गोधरा में गोधरा की अगर बात करें, गोधरा का वर्डिक्ट भी आ गया, गोधरा में जला दिया गया। प्रतुल जी सुन लेते हैं, प्रतुल जी सुन लेते हैं, मॉडरेटर को आप लोग सुन लेते हैं। प्रतुल जी आपने अपनी बातें रखी, हम पक्ष जान लेते हैं कांग्रेस का भी। संजय जी बात रखिए। हमने माफी मांगा है, सार्वजनिक तौर पे माफी मांगा है इमरजेंसी के लिए। गलतियां होती है राजनीति, ये गलती इतनी बड़ी आप कह रहे हैं गलती, आप इसे गलती कह रहे हैं। बिना पार्लियामेंट के सरकार चली, पार्लियामेंट का टेन्योर 1976 में पूरी कर लेने थे। चलिए, इन्होंने माना तो गलती थी, जो उस समय हजारों लोगों की मौतें हुई, चलिए जेल में बंद कर दिया गया, इन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगा है। चलिए, इस बात को ये स्वीकार है, कांग्रेस पार्टी इस बात को स्वीकार रही है। प्रतुल जी हत्या हो गई, पक्ष जान लेते हैं, और बात पूरी करें। नहीं तो सिख दंगों के लिए भी आज माफी मांगे ना। पक्ष जानने की अनुमति 8,500 सिखों का प्रतुल जी मौत हो गई। सुन लेते हैं बात। पक्ष जानने की अनुमति आप कृपया नहीं, आप बात पूरी करें संजय जी। अब देखिए, अब वक्त की पाबंदी, आखिरी कुछ मिनट बचे हुए हैं, बात पूरी करें। कृपया आप जो विद्वान प्रवक्ता है भाजपा के, उससे दिलवा दीजिए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप तो मैं बोल ही नहीं पाता, अपनी बात पूरी करें। मैं चिल्लाता नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं चिल्लाने। चलिए ठीक है, आप अपनी अपनी बात रखना होता ही नहीं। मैं जो बात बोलता हूँ बेबाकी से बोलता हूँ, खत्म कर दिया। मेरा अंदाज बेबाक बोलने का है। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, इसीलिए तो आपने माना कि कांग्रेस में राजनीतिक मैंने कहा। प्रतुल जी बात पूरी कर लेने दें, प्रतुल जी बात पूरी करने दें। संजय जी जल्दी। राजनीति परिवर्तन और बदलाव का एक हिस्सा होता है। राजनीति कभी भी एक ऐसे ग्रंथ की तरह नहीं है जैसे महाभारत है, गीता है, कुरान शरीफ है, बाइबल है, जो लिखी गई तो लिखी गई। रोज लिखा जाता है, रोज उसमें परिवर्तन और बदलाव लाया जाता है। गलतियों से हम सीखते हैं। महाकवि दिनकर का एक पंक्ति है, इतिहास सिखाता है कैसे गिर जाते हैं उठने वाले, इतिहास सिखाता है कैसे उठ जाते हैं गिरने वाले। तो हम इतिहास से सीखते हैं। गलतियां किससे नहीं होती हैं। प्रायश्चित करना और आत्म चिंतन करके आगे बढ़ना, लोक सेवा करना, यही राजनीति का उद्देश्य है। लेकिन राजनीति भटक गई है। राजनीति अब ठीक से देखिए तो सत्ता की राजनीति हो गई है। बीजेपी आज छत्तीसगढ़ में अडानी पावर प्लांट, अडानी कोल ब्लॉक के लिए आदिवासियों पर लाठी बरसा रही है। एनजीटी का रोक लगा हुआ है, फिर भी वहां पर माइनिंग एक्टिविटी चल रहा है। एनजीटी के रोक के बावजूद झारखंड में भी बालू बिके है। नहीं, हम बालू की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्यों दिलचस्पी है झारखंड में। पुलिस झारखंड में बीजेपी की दिलचस्पी इसलिए नहीं है कि आदिवासियों का या कल्याण करना चाहते हैं। यहाँ की खनिज संपदा, भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड है, खनिज संपदा पर उनकी नजर है। अपने कॉर्पोरेट मित्रों की कमी है। एनजीटी की याद आ गई। प्रतुल जी ठीक है, आजसू पार्टी से ले लेते। प्रवास जी देखिए, एनजीटी के रोक की बात कर रहे थे। एनजीटी के रोक हालांकि अब खत्म हो गए, लेकिन बालू के दाम आसमान छू रहे थे। उस वक्त भी आप लोगों ने कई सवाल उठाए थे। पिछले बार भी मैंने इस पे क्लियर किया था। आयुष, एनजीटी का गाइडलाइंस आता है मानसून के स्टार्ट होने से पहले, एक कैपिंग होता है, टाइम होता है एनजीटी का। लेकिन पूरे साल जिस तरह से बालू के लिए सरकार हाहाकार मचाई थी, आप समझ रहे हैं कि लाखों रुपया ट्रक के हिसाब से, कितने के तो बरसात में घर रिपेयर नहीं हो पाए थे। ये बालू का जो किल्लत हुआ था, ये सरकार बोले ना, पत्थर से स्टार्ट हुआ बालू, फिर कोयला,
उसके बाद फिर जल। किसी एरिया में आप जाइएगा, हर एक जगह पे सरकार का एक पंजा दिखेगा जो भ्रष्टाचार वाला पंजा ये मार के रखे हुए, और उसी को बदलना है। ये झारखंड विधानसभा का जो चुनाव होगा 23 नवंबर को, उसी के लिए राज्य के युवा ने संकल्प लिया है कि सरकार को हम लोग को निरस्त कर देना है, हटा ही देना है, और झारखंड नवनिर्माण को आगे बढ़ना है एनडीए की सशक्त सरकार के साथ। जी चलिए, आप लोग ये कह रहे हैं कि कई ऐसे मुद्दे हैं अवैध खनन को लेकर, हालांकि आजसू पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी लगातार मुखर होती नजर आई है। एक सवाल हम इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी ले लेते हैं। कई लोगों पर आरोप लगे आपके सरकार के कार्यकाल में, पिछले 5 सालों में कई लोग जेल भी गए, कई लोगों पर जांच भी बैठी और लगातार जांच चल ही रही है। बालू के दाम आसमान छुए, लेकिन अवैध खनन को लेकर सत्ता पक्ष की ओर से कभी कोई बयान सामने नहीं आता। ऐसा क्यों बटर जी? सबसे पहले तो अगर अवैध खनन हो रहा है, आपके हाई कोर्ट ने अब आदेश दे दिए हैं, जांच हो लेने दीजिए, कौन कौन उसमें है, कौन कौन से प्लेयर है, किस राजनीतिक दल से वो कनेक्टेड है, कौन से अधिकारी हैं, सबका। बट मेरा खाली इतना कहना है कि उसको मायोपिक व्यू से नहीं देखे सीबीआई, और उसको वृहद स्केल से देखे कि कब से चल रहा है ये, कब से सीसीएल और बीसीसीएल और कब से चिट्ठियां लिख रही हैं, किस तारीख से किस सरकार में पहले चिट्ठियां लिखनी शुरू हुई, है ना। मैं तो ये बोलता हूं कि देखिए, एक भी इंसान उठ के अगर पीआईएल करता है, अगर किसी की भलाई के लिए करता है, उसको वेलकम करना चाहिए। हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, बहुत अच्छा है। हाईकोर्ट ने बहुत सारे संज्ञान लिए। देखिए मध्य प्रदेश देखिए सवाल क्यों, मैं बात रख रहा हूं, सवाल क्यों लगातार जब केस दर्ज करने की कोशिश की गई, केस दर्ज नहीं किया गया। कई पुलिस के अधिकारियों पर आरोप भी लगे, सरकार उल्टा उनका पक्ष ले रही थी कोर्ट में। इस बात को लेकर हमेशा सरकार पर अवैध खनन को लेकर सवाल उठे हैं। उल्टे आप पर केस हो गया। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। पुलिस और सरकार डिफरेंट, पुलिस एक अंग है सरकार का, सरकार नहीं। तो अगर इस एनालॉजी से जाइए, तब जब हम बोलते हैं कि ईडी सीबीआई केंद्र सरकार के साथ, तब तो प्रतुल जी तुरंत बोल देते हैं इंडिपेंडेंट एजेंसी है, तो पुलिस का इंडिपेंडेंट नहीं है। प्रतुल जी की बात, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा का पक्ष रख रहे हैं, अपनी पार्टी की बात कहें। बोलते हैं ना कि ईडी सीबीआई इंडिपेंडेंट है, वो किसी के प्रेशर पे काम नहीं करती, तो आप ये क्यों मान रहे हैं कि झारखंड पुलिस किसी के प्रेशर पे काम कर रही है? वो अपने काम कर रही है, और जो अधिकारी ने नहीं किया वो फंसेगा, जाएगा जेल। हम तो बोल रहे हैं, बताइए, अधिकारी को एक केस होना चाहिए, हाईकोर्ट का आदेश है। मैं सीबीआई से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो जो दोषी अधिकारी हैं सबको जेल भेजें। चलिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी रिक्वेस्ट है कि अधिकारी पे खेल गए, दोषी अधिकारी पे खेल गए। ये भी बोलते हैं कि हमारे नेताओं को भी जेल भेज दे, तब बोलते ना कि आप फेयर बात कर रहे हैं। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, लौटेंगे बटर जी आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी से अजय नाथ शाहदेव ने मुलाकात की है। प्रभात जी आ रहे, बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी से अजय नाथ शाहदेव जी ने मुलाकात की है। गुलाम अहमद मीर से एक होटल में बंद कमरे में मुलाकात की है। हटिया सीट को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर से बातचीत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, अजय नाथ शाहदेव ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर से मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी से मिले अजय नाथ शाहदेव। गुलाम अहमद मीर से एक होटल में बंद कमरे में मुलाकात हुई है। हटिया सीट को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर से बात हुई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी से मिले अजय नाथ शाहदेव। हम रुक कर लेते हैं फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का। पहले अवैध खनन पर बात कर लेते हैं, फिर हम जेल कैंप पर भी बात करेंगे। देखिए, अवैध खनन में अगर बात करें, अवैध खनन की अगर हम बात करें तो पूरी की पूरी दाल खाली है। वो इसलिए कि वरीय पत्रकार अरूप चटर्जी जी ने जब ऑनलाइन एफआईआर किया था, और झारखंड सरकार ने ये सुविधा दी है कि ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर सकते हैं आप, और सुप्रीम कोर्ट का कई केसेस में ये जजमेंट है कि आप एफआईआर को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। तब तो ऑनलाइन एफआईआर राज्य सरकार ने क्यों रिफ्यूज कर दिया? क्यों ऑनलाइन एफआईआर पे इन्होंने कार्रवाई नहीं की? अगर राज्य सरकार की नीयत साफ होती, राज्य सरकार के करीबी लोग उसमें नहीं फंस रहे होते, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। ये अरूप चटर्जी जी के जो ऑनलाइन एफआईआर था उस पर मामला दर्ज करते, एफआईआर एक नॉर्मल दर्ज करते और कार्रवाई करते।
ये सीबीआई इंक्वायरी की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि राज्य सरकार ने पूरे मामले पर कुंडली मारकर राज्य सरकार बैठ गई और उस पर ऑनलाइन एफआईआर दर्ज नहीं किया। क्यों नहीं दर्ज किया साहब? जबकि एफआईआर आप किसी को डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है, बाद में इन्वेस्टिगेशन के क्रम में कोई दोष मुक्त हो सकता है, लेकिन एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं कि आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। फिर भी राज्य सरकार ने वो जो 1,20,000 करोड़ का धनबाद में अवैध खनन घोटाले का आरोप लगा था, उसमें रिफ्यूज किया एफआईआर दर्ज करने के लिए। तो ये तो पहला जवाब देना चाहिए। ये तो बड़ा आसान जवाब है ना कि जो दोषी अधिकारी है वो बचकर निकल जाए, वो नहीं बचेंगे, वो जेल जाएंगे। परवाज ने एक बात बड़ी बहुत सही कहा कि क्या आपको लगता है बिना सत्ता के शीर्ष के संरक्षण के 1,20,000 करोड़ का कोयला खनन अवैध रूप से धनबाद में हो सकता है 2 वर्षों में? बिल्कुल नहीं हो सकता है साहब। थानेदार को एक एक उसके थाने में क्या होती है सबकी खबर होती है। तो क्या राज में बैठे शीर्ष के जो पद पर विराजमान है उनको पता नहीं था कि धनबाद में इतना बड़ा खनन रैकेट चल रहा था? और जो न्यूज 11 पे इन्होंने जालिमाना जो पूरा जालिम टाइप का रुख अपनाया वो इसलिए क्योंकि आपने धनबाद में अवैध खनन की रिपोर्टें दिखाई थी। खैर, कहते हैं ना, सांच को आँच नहीं, सत्यमेव जयते। अब इस जांच का जो प्रतिफल होगा वो तो इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। देखिए, सरकार पर क्यों सवाल उठे, हम संजय सिंह जी से सवाल ले रहे। प्रमोशन होने के बावजूद तत्कालीन एसएसपी धनबाद में टिके रहे, इसीलिए सरकार पर सवाल उठे संजय जी। पौने 2 साल तक। संजय जी, आपसे सवाल। पहले तो ये हम लोग को जानना चाहिए कि जो हम लोग आकलन कर रहे हैं एक राशि का, कि इतना बड़ा राशि का अवैध खनन हुआ है, घोटाला हुआ है, ये सीएजी के रिपोर्ट पर आधारित नहीं है जी। इसका कोई आकलन नहीं हुआ है, एक अनुमान लगाया था। ये कृपया सुनिए मेरी बात, प्लीज लिसन टू। बिल्कुल आप बात पूरी करें। थोड़ा सा हम लोग को कभी कभी गंभीरता से बात करना चाहिए, ये गंभीर विषय है। चलिए, बिल्कुल। किसी भी राज्य में इतना बड़ा घोटाला हुआ तो चारा घोटाला में कम से कम ट्रेजरी से अवैध निकासी हुई थी, तो डॉक्यूमेंट्स थे उसके, अवैध निकासी का प्रमाण था वहां पर, अलॉटमेंट नहीं था, निकासी हो रहा था। तो एक तो पहले ये हो गया। दूसरा है कि कार्यपालिका अपने निर्णयों में किस पदाधिकारी को कब पदस्थापित कहाँ करेगी, प्रोन्नति के बाद वहीं पदस्थापित करेगी जहां वो चाहती है, या उसी पद पे छोड़ देगी जहां वो पदस्थापित हैं, ये उसका विशेषाधिकार है। अब उसकी मंशा या नियत पर प्रश्न उठाना तो विपक्ष का काम है। विपक्ष चाहे तो ये प्रश्न कर सकता है, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, ये सबको जानता है कि वो कभी हुआ करते थे डीएसपी वहीं से जहां से अभी बीजेपी के सांसद हैं बागमारा। तो वहां क्या कोयला नहीं है? बागमारा में कोयला नहीं है? तो बात यह है ना कि ये कोयला और कोयला की चोरी झारखंड की वो कहानी है जिस पर फिल्में बनती हैं, जिस पर आप जानते हैं सिंह फैमिली का भी खिस्सा कहानी बनता है। देखिए, किसी खास परिवार के बारे में बात नहीं करते। नहीं, किसी खास परिवार के बारे में बात नहीं। मुझे भी आपत्ति है। मुझे आपत्ति नहीं। नहीं, देखिए, किसी खास परिवार के बारे में बात करेंगे, कल को उस परिवार को आपत्ति होगी, वो आकर फिर बात आगे बढ़े। किसी एक परिवार के बारे में बात नहीं करते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। धनबाद शहर के बारे में बात करते हैं। कन्विक्शन हुआ है, मुझे ऐसे किसी सिंह परिवार पर आरोप न लगाएं। सिंह परिवार से नहीं, सिंह परिवार कुछ भी, मैं भी परिवार के बारे में बात। गांधी जो है देश के सबसे बड़े चोर, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं जो राजनीतिक घराना है देश का उसका नाम नहीं ले रहा, लेकिन ऐसे नहीं बोले किसी व्यक्तिगत परिवार को। धनबाद में सिंह परिवार कौन है सब लोग जानते हैं। कोई केस में उनका कन्विक्शन हुआ तब आप ये बोले, कोई केस में कोयला चोरी का। देखिए, आप अगर उनके पक्ष में उनके वकील नहीं, वकील नहीं के पक्ष में आप किसी परिवार का नाम आप फैसला सुनाने वाले कौन होते हैं? आप कोयला चोरी से करने वाले परिवार के बारे में बात करेंगे और हम चाहेंगे कि आप भी ना करें। 1.5 वर्ष तक संजीव कुमार को डीआईजी बनने के बाद एसएसपी बनाकर वक्त की कमी, आखिरी कुछ सेकंड बचे हुए। संजय जी, जल्दी बात पूरी करें। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया कि ये विषय अब सीबीआई के जांच का है। अच्छा होगा कि स्टूडियो में हम लोग जांच न करें, चार्जशीट फाइल नहीं करें। चलिए, बिल्कुल। देखिए, स्टूडियो में जांच नहीं हो रही है और चार्जशीट फाइल भी नहीं हो रही है। अवैध खनन के घोटाले पर चर्चा हो रही है। कोई मानता है कि अवैध खनन हुआ है, कोई किसी का कहना है कि नहीं हुआ है। चलिए, खैर, सीबीआई जांच चल रही है
और सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाईकोर्ट ने माना है कि अधिकारियों की देखरेख में, पुलिस अधिकारियों की देखरेख में घोटाला हुआ, इसीलिए सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है। बहरहाल कई और मुद्दे हैं जिस पर लगातार चर्चाएं होती रहेंगी। अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं राजनीतिक पार्टियों की घोषणा पर। कौन सी पार्टी किस सीट से चुनाव लड़ती है ये तो खैर सीट शेयरिंग के फॉर्मूला तय होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कार्यकर्ताओं की भी धड़कनें तेज हैं। किसको टिकट मिलेगा, कौन चुनावी मैदान में उतरेगा, सबको इंतजार है। हम एक बार फिर अपने अतिथियों का धन्यवाद कर दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए थे। प्रतुल जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर संजय सिंह जी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। संजय जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ परवाज खान आजसू पार्टी से जुड़े हुए थे। परवाज जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। और हमारे साथ बटर सिंह देओल जी झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए थे। बटर जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। कल का दिन बेहद खास होने वाला है क्योंकि पहले चरण के मतदान के लिए प्रत्याशियों का नामांकन शुरू होने वाला है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।